हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये पुस्तक हमारे अतीत का जो पार्ट थर्ड है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाना, ये पाठ का नाम है। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अभ्यास के, उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जो पाठ से ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो इस पाठ से जो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाठ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसके प्रश्नों को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ चित्र में, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक दरबार लगा हुआ है। ये दरबार जो है जिसमें एक बादशाह बैठा हुआ है, साथ ही यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये उस समय का चित्र है जब अंग्रेज़ों ने बक्सर की लड़ाई में भारत के संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं ये भारतीय राजा से कुछ हस्ताक्षर करवा रहे हैं और एक तरीके की संधि हो रही है। उस संधि के माध्यम से ये कुछ अधिकार जो हैं अपने क्षेत्र में, जैसे दीवानी के अधिकार, भू राजस्व वसूलने के अधिकार जो है ये भारतीय राजाओं से ले रहे हैं। तो एक संधि पे साइन हो रहे हैं, इस फोटो में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो है राजा के दरबार में और भी कई सारे जो है व्यक्ति खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं इधर दरबार में, तो पूरा एक जो है भारतीय राजा का दरबार लगा हुआ है, जिसमें कुछ अंग्रेज़ जो है इनके हाथ में देखिए पत्र है, जो पत्र अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय राजा को सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्नों को और समझते हैं इसके प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को भी। चलते हैं इसके प्रश्न पे। तो सबसे पहले प्रश्न एक में जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले प्रश्न एक दिया हुआ है जिसमें हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहला क्या है, रेत। रेत का मतलब होता है किसान। ठीक है, महल, महल का मतलब होता है ग्राम समूह। ठीक है, इसके साथ नीच, नीच का मतलब है बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रेती का मतलब है रेतों की ज़मीन पर खेती। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे जो प्रश्न दिया है ये हमें खालिस्तान भरने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता है। तो इसका जो उत्तर है वो है नील। ठीक है, तो जो नील था, ये नील जो है ये भारतीय जलवायु के अनुसार उगाया जाने वाली एक पौधा था, जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है इसकी फसल को पैदा किया जाता था। और वुड जो है ये ठंडे प्रदेशों में उगाया जाने वाली एक फसल थी। तो ये कहीं ना कहीं कपड़ों की रंगाई पे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, और नील का इस्तेमाल भी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था, परंतु इसकी जो क्वालिटी थी वो नील की अपेक्षा जो है कम थी। तो इसीलिए अंग्रेज़ जो है वो भारत में नील की खेती करवाते हैं और इस नील का इस्तेमाल वो कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहले जो खालिस्तान है यहाँ, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका नील। ठीक है, क्या आएगा, नील। तो यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। आगे देखिए, आगे था 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। तो ब्रिटेन में किस वजह से नील की मांग बढ़ने लगी, औद्योगिकरण की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे नील की मांग जो है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। इसका क्या है, इसमें आएगा कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग की खोज की वजह से जो नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर क्या है, ये बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कृत्रिम रंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न दिए, खालिस्तान है, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, और ये बिहार के चंपारण से शुरू किया था महात्मा गांधी ने, बिहार के चंपारण से। ठीक है, और ये बेसिकली किसके खिलाफ था, ये जो आंदोलन था ये नील बगान मालिकों के खिलाफ था,
और ये साल 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो चंपारण में, बिहार में। चंपारण कहाँ पर है बच्चों? ये है बिहार में। तो बिहार में इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो नील बगान मालिकों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में। और इसी आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया तो उनको महात्मा की उपाधि दी गई। ठीक है, तो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किस आंदोलन में? चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद जो है ये उपाधि महात्मा गांधी की दी गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपको। तो कहता है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त के पहलुओं को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो उस समय कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके माध्यम से 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है। तो स्थायी बंदोबस्त की और क्या क्या खासियत है? जैसे फर्स्ट पॉइंट है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। अब जो ज़मीन का मालिक जो माना गया वो किसको? ज़मींदार को माना गया। और ज़मींदार किसानों से क्या करेंगे? राजस्व इकट्ठा करेंगे और फिर उसे कंपनी के पास जमा कराएंगे। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट कहता है, ज़मीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। ठीक है, तो जो राजस्व राशि थी वो स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किस जमींदारों को बोल दिया गया कि टोटल राजस्व का 10/11 हिस्सा उन्हें अंग्रेज़ों के पास जमा कराना है, यानी अंग्रेज़ों के राजकोष में जमा कराना है। कितना? 10/11। और 1/11 हिस्सा जो होता था भू राजस्व का, वो ज़मींदारों की क्या होती थी? वो ज़मींदारों की इनकम होती थी, जो ज़मींदार को अपने पास रखनी पड़ती थी टैक्स वसूल करने के बदले में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए फोर्थ पॉइंट है, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार जो है वो छीन लिए गए। और ये अधिकार छीनकर किसको? ये अधिकार ज़मींदार को दे दिए गए। तो किसान किस पे? ज़मींदारों की दया पर जो है वो निर्भर हो गए। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त के क्या है? ये स्थायी बंदोबस्त के कुछ उस समय जो लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त के कुछ जो है महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये भी एक तरीके से व्यवस्था थी जो राजस्व वसूलने की थी। इस व्यवस्था की शुरुआत जो है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की जाती है। ये भी एक अंग्रेज़ होते हैं और साल 1822 में ये जो है तैयार की जाती है व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था में गाँव के मुखिया को टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया जाता है। गांव का जो मुखिया होता है या गांव का जो प्रधान होता है उसे टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया जाता है। तो इस व्यवस्था में भी कुछ खासियत थी, देखते हैं इसके पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे इसका पॉइंट दिया हुआ है कहता है गांव के एक एक खेत की अनुमानित राजस्व को जोड़कर गांव के या ग्राम समूह महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। मतलब पूरे गांव के समूह से जो है टैक्स लिया जाता था महलवाड़ी व्यवस्था में। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया बल्कि इसे समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व था उसे जो है फिक्स नहीं किया गया बल्कि समय समय पर इसमें कुछ सुधार किए गए, कुछ टैक्स में कमी की गई तो कहीं कहीं इसे बढ़ाया गया। तीसरा, राजस्व इकट्ठा करना और कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर अब गांव के किसको? मुखिया को दे दिया गया। जो राजस्व पहले जमींदार इकट्ठा करते थे अब वह काम गांव का मुखिया करने लगा। किसमें? महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया और यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया था। तो ये दोनों आपसे एग्ज़ाम में इनके बारे में डिफरेंस पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है और महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक माना गया था और इसमें राजस्व जो है वो स्थायी कर दिया गया था कि इतना राजस्व जो है ज़मींदारों को अंग्रेज़ों के राजकोष में जमा कराना है, अदरवाइज़ उनकी ज़मींदारी अंग्रेज़ों के द्वारा छीन ली जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है
ये है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, कहता है राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याओं को बताइए। ठीक है, तो मुनरो व्यवस्था जो थी ये कौन सी व्यवस्था थी? जो मुनरो था, इन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की जो थी रयतवाड़ी व्यवस्था। रयत, ठीक है, वो क्या थी? रयतवाड़ी व्यवस्था। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, क्या थी? रयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो इस रयतवाड़ी व्यवस्था में गांव के किसान को जो है ज़मीन का मालिक समझकर मानकर टैक्स वसूल किया जाने लगा। ठीक है, तो इस व्यवस्था को शुरू करने वाले कौन थे? वो थे मुनरो। तो कुछ समस्याएं भी थी इस व्यवस्था में, जैसे ज़मीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और गाँव छोड़कर भाग गए थे। तो जो अधिकारी थे वो क्या करते थे? वो किसानों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि किसान जो है उस टैक्स के बोझ के नीचे दब जाते थे और वो मजबूर होकर अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर गांव से भाग जाते थे। मुनरो व्यवस्था से किसानों को उम्मीद थी कि ये नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स थोप दिया गया और किसानों को मजबूर होकर अपनी खेती को छोड़कर गाँव से जाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये देखिए यहाँ पे है, तो कहता है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो रैयत यानी जो किसान थे वो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्या कारण था? तो कुछ कारण दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे पहला कारण क्या है? किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, उन्हें एडवांस में पैसा दिया जाता, परंतु फसल काटने पर कीमत जो कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, कभी ना ख़त्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनको जो है अग्रिम पैसा तो दिया जाता था, लेकिन जो फसल जब काट दी जाती थी तो उस फसल को कम कीमतों पर बेचने को जो है किसान मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से वो कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसान जो है ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि नील की खेती जो है जब किसान अगर अपने खेतों में करता था तो ये भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको ख़त्म कर देती थी, तो भूमि जो है बंजर हो जाने का डर किसानों को रहता था, इसीलिए वो नील की खेती से क्या करते थे? कतराते थे। किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों को समय नहीं दे पाता था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो है जिसकी वजह से किसान नील की खेती करने से जो है वो मना करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कहते हैं किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन जो है वो धराशायी हो गया? तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिससे नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो देखिए, जैसे साल 1859 में बंगाल में हज़ारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। साल 1859 में बंगाल में एक आंदोलन होता है जिसे नील आंदोलन बोला जाता है। नील आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, इस नील आंदोलन को करने वाले कौन थे? वो बंगाल के कौन थे? किसान थे, जिन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। ठीक है, आगे कहता है रैयतों ने निर्णय लिया कि ना तो नील की खेती करेंगे, ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, तीसरा, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने के लिए विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन दिया। तो जो किसानों ने बागान मालिकों के लिए और अंग्रेज़ी जो कंपनी थी उनके खिलाफ जो है विद्रोह जो है कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वह वर्तमान में अनुबंधों को पूरा करें और आगे से चाहे तो नील की खेती जो है वो बंद कर सकते हैं। तो ऐसा आयोग ने ऐसा जब कमीशन बिठाया गया तो उसमें देखा गया कि बागान मालिक ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते हैं, तो बागान मालिकों को दोषी माना गया और किसानों के ऊपर ये बात रख दी गई कि वो आगे से नील की खेती करने से मना कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में जो है ये उत्पादन नील का धराशायी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको 7 प्रश्न बताए हैं बच्चों, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछेंगे भी, और जो ये फिलअप्स हैं जो आपको मैचिंग कराई गई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न जो है स्थायी बंदोबस्त के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये भी अक्सर पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है, और एक
आपको जो प्रश्न है ये वाला, ठीक है, ये मुंडो व्यवस्था के कारण समस्या पैदा होना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो बच्चे भी जो हैं इस प्रश्न के माध्यम से पाठ को समझ सकें। क्योंकि इतिहास की ये जो टॉपिक हैं, ये प्रश्न है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हमें हमारे इतिहास के बारे में ये हमें बहुत अच्छे से रूबरू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट में बताइए। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।